दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में आपका दिमाग घुमा देगी। जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी दौलत और संसाधनों का अंदाजा आज के इस आधुनिक जमाने में लगाना भी लगभग नामुमकिन है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस सम्राट की संपत्ति हमारी आज की समझ को भी बहुत पीछे छोड़ देती है। अब देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुछ अनुमान कहते हैं कि इनकी कुल संपत्ति करीब 400 बिलियन डॉलर थी। लेकिन सच कहूं, आज के सबसे बड़े अरबपति भी इनके सामने बौने नजर आते हैं। इतिहासकार तो यहां तक मानते हैं कि इस शासक की असली दौलत इनकैलकुलेबल यानी बिल्कुल अकल्पनीय थी। मतलब किसी भी गणित या नंबर से इस दौलत को पूरी तरह मापा ही नहीं जा सकता। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सामने आता है। आखिर कैसे 14वीं सदी के एक पश्चिमी अफ्रीकी सम्राट ने सिर्फ अपनी उदारता के चलते इतना सोना दान कर दिया, ध्यान दीजिएगा, दान कर दिया, कि पूरे मध्य पूर्व में एक भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच्चा इतिहास है जो आज की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी अचंभे का विषय है। तो आइए देखते हैं उस आदमी की कहानी जिसने सच में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को ही हिलाकर रख दिया। इस पूरी अजीबोगरीब घटना को समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1324 के काहिरा की तपती गर्मियों में। हुआ ये कि इस यात्रा के दौरान अचानक से 21,000 किलोग्राम शुद्ध सोना लोगों में बांट दिया गया। अब आप खुद सोचिए, जब बाजार में एक साथ इतना सारा सोना आ जाएगा तो क्या होगा। अगले पूरे एक दशक तक यानी 10 साल तक उस पूरे इलाके में सोने की कीमतें धड़ाम से जमीन पर आ गिरीं। एक अकेले इंसान की उस अभूतपूर्व उदारता ने एक भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति का संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन इस सुनहरी तीर्थ यात्रा के शुरू होने से पहले की कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये है खोए हुए अटलांटिक बेड़े की कहानी। मनसा मूसा के सत्ता में आने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। दरअसल उनके जो पूर्ववर्ती शासक थे, उन्होंने करीब 2000 जहाज तैयार किए और एक विशाल नौसैनिक बेड़े के साथ अटलांटिक महासागर को जीतने निकल पड़े। पर पता है क्या हुआ? वो कभी वापस नहीं आए। वो आखिरी बार था जब उन्हें देखा गया था। और बस इसी घटना के बाद पीछे छूटे मूसा को माली का स्थायी राजा बनने का मौका मिल गया। तो आखिर मूसा ने अपनी ताकत कैसे बढ़ाई? चलिए नमक, सोने और ताकत के इस अनोखे गठजोड़ को समझते हैं। सत्ता में आते ही मूसा ने पश्चिमी अफ्रीका की अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति का जबरदस्त फायदा उठाया। आज की दुनिया में शायद हमें अजीब लगे, लेकिन उस दौर में रेगिस्तान का नमक खदानों से निकलने वाले सोने जितना ही कीमती हुआ करता था। एक तरफ बम्बुक और बूरे की खदानों से ढेरों सोना निकल रहा था और दूसरी तरफ उत्तरी रेगिस्तान के तगाजा से आने वाले नमक की मांग आसमान छू रही थी। नमक, जो उस वक्त खाने को खराब होने से बचाने के लिए बेहद जरूरी था, उसका व्यापार अक्सर सोने के साथ एक के बदले एक के अनुपात में किया जाता था। मूसा की रणनीति बिल्कुल साफ थी। उन्होंने सोने की खदानों की लोकेशन को एक सख्त रहस्य बनाए रखा। किसी को भनक तक नहीं थी कि वो कहाँ है। और सीमा पार करने वाले हर एक सामान पर उन्होंने भारी टैक्स लगा दिया, चाहे वो सोना हो, नमक हो या जंगलों से आने वाले कोला नट्स। व्यापार के हर हिस्से पर टैक्स लगाकर और सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल रखकर उन्होंने माली को बेहिसाब दौलत से भर दिया। सच कहूं तो ये अर्थशास्त्र का एक शानदार मास्टर क्लास था। और इसी बेहिसाब दौलत ने नींव रखी उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसे हम सुनहरी तीर्थ यात्रा कहते हैं। अब जरा साल 1324 के इस काफिले के स्केल के बारे में सोचिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 60,000 लोगों का हुजूम, 12,000 सेवक, 500 संदेशवाहक जो अपने हाथों में 4-4 पाउंड की सोने की छड़ियों लिए हुए थे, और 130 किलो सोना ढो रहे 80 ऊंट। कुल मिलाकर 21,000 किलो शुद्ध सोना। ये 9,000 मील लंबी यात्रा ऐसी थी मानो सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच एक चलता फिरता शहर आगे बढ़ रहा हो। इनकी शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए, जब यात्रा के दौरान मूसा की मुख्य पत्नी ने रेगिस्तान की धूल और गर्मी से परेशानी जताई, तो सैकड़ों मजदूरों ने लगकर रातों रात एक कृत्रिम नहर, एक बड़ा सा पूल खोद डाला, बस उन्हें कुछ पल का आराम देने के लिए। संसाधनों के इस तरह के इस्तेमाल का ये एक बिल्कुल हैरान कर देने वाला ऐतिहासिक उदाहरण है। लेकिन मंसू मूसा सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदार कूटनीतिज्ञ भी थे। मिस्र में सुल्तान के पैर चूमने की एक पुरानी परंपरा थी।
लेकिन मूसा ने बड़ी ही समझदारी से ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे केवल ईश्वर के सामने झुकेंगे। देखिए, इस एक कदम से उन्होंने अपनी धार्मिक निष्ठा और एक राजा के तौर पर अपने सम्मान दोनों का बेहतरीन तरीके से संतुलन बनाए रखा। मक्का से लौटने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब शुरुआत होती है एक स्वर्णिम युग के निर्माण की। वापस आकर उनका सारा ध्यान सिर्फ दौलत बांटने से हट गया। उन्होंने एक बिल्कुल नई मालियन वास्तुकला की शुरुआत की, जिसका एक शानदार उदाहरण जिंगुएरेबर मस्जिद है। धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटें, ताड़ के पेड़ के बीम और जैविक सामग्री, ये तकनीक इस तरह से डिजाइन की गई थी कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी इमारतें अंदर से ठंडी रहें और सदियों तक आसानी से उनकी मरम्मत की जा सके। ये सम्राट केवल शानदार इमारतों का ही नहीं बल्कि तेज दिमागों का भी निर्माता साबित हुआ। उन्होंने संकोरी विश्वविद्यालय में दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को बुलाया और देखते ही देखते टिम्बकटू को मध्यकालीन शिक्षा, खगोल विज्ञान और गणित के एक बड़े वैश्विक केंद्र में बदल दिया। पर जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, हर सुनहरे दौर का एक अंत जरूर होता है। चलिए देखते हैं माली साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अभूतपूर्व समृद्धि का ये युग अंततः एक दुखद अंत की ओर बढ़ा। 1337 के आसपास मूसा की मृत्यु के बाद ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उनके बाद आए शासक अनुभवहीन थे और अंदरूनी भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा था। और जाहिर है, जब दुनिया भर में इनकी बेपनाह दौलत की कहानियां फैली तो आक्रामक पड़ोसियों की नज़र भी इन पर पड़ी। जल्द ही सोंघाई साम्राज्य ने टिम्बकटू पर कब्जा कर लिया और 1670 आते आते इस महान राजधानी को पूरी तरह से लूटकर जला दिया गया। तो दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आप खुद सोचिए, क्या सच्ची दौलत वही है जो सोने के रूप में हमारी तिजोरियों में बंद है, या फिर वो स्थायी सांस्कृतिक विरासत, वो शिक्षा और कलाकृतियाँ हैं जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं? क्या इतिहास मनसा मूसा को उनके उस अकल्पनीय सोने के लिए ज्यादा याद रखता है, या उन विश्वविद्यालयों और इमारतों के लिए जो उस सोने के गायब होने के सदियों बाद भी वहां मजबूती से खड़े रहे? ये जरा सोचिएगा।